तो कभी सोचा है कि हिंदी व्याकरण में लिंग यानी जेंडर को समझना किसी पहेली को सुलझाने जैसा क्यों लगता है? मतलब एक निर्जीव चीज जैसे मेज स्त्रीलिंग क्यों है और एक दूसरी चीज जैसे पहाड़ पुल्लिंग क्यों है? चलिए आज इसी दिलचस्प कोड को क्रैक करते हैं। और यही वो सवाल है ना, जो सबको उलझा देता है। इसका जवाब किसी लॉजिक में नहीं बल्कि भाषा के अपने नियमों में छिपा है। और आज हम इन्हीं नियमों को एक एक करके समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बात समझते हैं। लिंग है क्या? ये संज्ञा का वो गुण है जिससे पता चलता है कि कोई शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। और मजे की बात यह है कि हिंदी में हर संज्ञा का, चाहे वो जिंदा हो या ना हो, एक लिंग होता है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि लिंग क्या है, फिर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के कुछ नियम देखेंगे, जानेंगे कि ये बदलते कैसे हैं, और आखिर में उन शब्दों से मिलेंगे जो हमेशा एक ही लिंग में रहते हैं। ठीक है, तो तैयार हैं? चलिए गोता लगाते हैं और सबसे पहले उन नियमों को देखते हैं जिनसे पुल्लिंग शब्दों की पहचान होती है। एक बड़ा मजेदार नियम ये है कि ज्यादातर देशों और पहाड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, अमेरिका, हिमालय। लेकिन जैसा कि होता है, हर नियम का एक अपवाद भी होता है, और यहाँ वो है श्रीलंका, जो कि स्त्रीलिंग है। बिल्कुल इसी तरह महीनों, दिनों और ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। चैत्र, सोमवार, सूर्य, ये सभी पुल्लिंग हैं। लेकिन फिर एक अपवाद आता है, हमारी अपनी पृथ्वी, जिसे स्त्रीलिंग माना जाता है। धातुओं, अनाजों और पेड़ों के नामों में भी यही पैटर्न दिखता है। सोना, गेहूं, आम, ये सब पुल्लिंग है, पर इनके भी मजेदार अपवाद है। जैसे चांदी स्त्रीलिंग है, मूंग और अरहर की दालें भी स्त्रीलिंग है, और इमली का पेड़ भी स्त्रीलिंग है। यही अपवाद तो भाषा को रोचक बनाते हैं। तो पुल्लिंग को हमने समझ लिया है। अब चलिए स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के कोड को क्रैक करते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान का एक बहुत बड़ा नियम है नदियों के नाम। गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सभी स्त्रीलिंग हैं। पर यहाँ भी दो बड़े अपवाद हैं जिन्हें याद रखना जरूरी है। ब्रह्मपुत्र और सोन नद, ये दोनों पुल्लिंग माने जाते हैं। ये वाला नियम काफी सीधा और सिंपल है। सभी भाषाएं, बोलियां और हमारे कैलेंडर की तिथियां, ये सब स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे हिंदी, भोजपुरी या फिर पूर्णिमा। इसमें कोई बड़ा अपवाद नहीं है, तो इसे याद रखना भी आसान है। अच्छा, अब खाने पीने की चीजों पर आते हैं। रोटी, पूरी, खीर, दाल, ये सब स्त्रीलिंग है। लेकिन ध्यान रहे, जब बात हलवा, अचार या रायता की आती है तो कहानी बदल जाती है। ये सब पुल्लिंग शब्द हैं, है ना मजेदार? यह एक छोटी सी ट्रिक है। ये कोई 100% पक्का नियम तो नहीं, पर बहुत काम आता है। जिन शब्दों के आखिर में ई की बड़ी मात्रा की आवाज आती है, जैसे नदी, टोपी, चिट्ठी, उनके स्त्रीलिंग होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। ये एक बहुत मददगार पहचान है। तो अब तक हमने शब्दों को पहचानना सीख लिया। अब ये देखते हैं कि कुछ आसान नियमों से पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में कैसे बदला जा सकता है। जरा देखिए कैसे सिर्फ आखिर के अक्षर या प्रत्यय को बदलकर लिंग बदल जाता है। आ का ई करने पर लड़का बन जाता है लड़की, बूढ़ा बन जाता है बुढ़िया, और लेखक बन जाता है लेखिका। ये भाषा की अपनी एक गणित है। और अब हम आ गए हैं सबसे अनोखी कैटेगरी पर, वो शब्द जिनका लिंग कभी नहीं बदलता, चाहे वो नर हो या मादा। कुछ जीव जंतुओं के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे कौवा या मच्छर, और कुछ हमेशा स्त्रीलिंग, जैसे कोयल या तितली। तो सवाल उठता है कि अगर हमें उनके असली लिंग के बारे में बताना हो तो क्या करें? बहुत आसान है, बस उनके आगे नर या मादा लगा देते हैं, जैसे नर कोयल या मादा मच्छर। तो इन सब नियमों से सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? वो ये कि व्याकरण का लिंग किसी चीज के असली गुण के बारे में नहीं है। ये बस शब्दों को बांटने का एक सिस्टम है, भाषा का अपना एक नियम। एक मेज इसलिए स्त्रीलिंग नहीं है क्योंकि उसमें कोई स्त्री वाले गुण हैं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि भाषा का नियम ऐसा कहता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारी भाषा ही चीजों को पुरुष और स्त्री में बांट रही है, तो क्या ये अनजाने में दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को भी प्रभावित करती है? इस पर सोचिएगा जरूर।